उत्तराखंड एक्सप्रेस में बात करेंगे कॉर्बेट पार्क की, जहां अवैध निर्माण और पेड़ों की कटान के मामले की अब सीबीआई जांच होगी। हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि प्रारंभिक तौर पर बड़े अधिकारियों की संलिप्तता पाई गई है, लिहाजा इस मामले को सीबीआई को भेज रहे हैं। इस आदेश के बाद पूर्व वन मंत्री हरक सिंह रावत, पूर्व प्रमुख सचिव वन आनंद वर्धन, विनोद सिंघल, अनूप मलिक समेत कॉर्बेट के उस वक्त के निदेशक राहुल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सीबीआई की ये सभी रडार पर रहेंगे। आपको बता दें कि कॉर्बेट पार्क के मोरघट्टी पांखरों में निर्माण का मामला सामने आया था, जिसमें 6000 पेड़ों का कटान किया गया था। इस मामले का संज्ञान हाईकोर्ट ने लिया और इस पूरे मामले में सीबीआई जांच को लेकर कई ऐसे अधिकारी हैं जो रडार पर आ गए हैं। न्यायालय ने पूरी जांच सीबीआई निदेशक नई दिल्ली को रेफर कर दी है और उनसे कहा है कि उचित कार्रवाई करें। ये भी कहा है कि वो कोई अंतिम व्यू नहीं दे रहे हैं कि कौन सा अधिकारी दोषी है, क्योंकि जाहिर है उनका पक्ष भी जानना जाएगा। लेकिन ये अपने आप में माननीय उच्च न्यायालय ने नोट किया है कि जो तथ्य उनके सामने प्रस्तुत किए गए, इससे प्रथम दृष्टया यह केस इतनी गंभीरता का था कि जो है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन नई दिल्ली इसकी तहकीकात करे। और कॉर्बेट मामले में सीबीआई जांच के आदेश के बाद नौकरशाही में जहां हड़कंप मचा हुआ है, तो वहीं मामले में सियासत भी तेज हो गई है। 2018-19 के मामले में वन मंत्री सुबोध उनियाल का कहना है कि हाईकोर्ट के आदेश का परीक्षण किया जा रहा है, जरूरत पड़ी तो सरकार हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी। वहीं कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह का कहना है कि सरकार सीबीआई जांच से डर रही है, क्योंकि कॉर्बेट में किए गए इस घोटाले में राज्य सरकार के कई सीनियर अधिकारी और तत्कालीन मुख्यमंत्री भी जांच के दायरे में आ जाएंगे। उन्हें बचाने के लिए सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कह रही है। हाईकोर्ट का न्यायालय आदेश हुआ है, अभी हम भी इस आदेश को जारी कर रहे हैं। आदेश मिलने के बाद परीक्षण कराएंगे और अगर आवश्यकता पड़ी तो सबको उच्चतम न्यायालय में जाके अपील करेंगे कि इसमें अगर सीबीआई जांच होती है तो सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि इसमें तो जो कृत्य क्या है वो तमाम अधिकारियों ने किया है। उसमें चीफ सेक्रेटरी से लेकर के जो है तमाम अधिकारी जो है आएंगे और तत्कालीन मुख्यमंत्री भी जो है इसकी जद में आएंगे। और मैं समझता हूँ इसीलिए सरकार कह रही कि अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हम जो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। देहरादून में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। पौड़ी में नमामि गंगे योजना में खाद की बर्बादी के मामले में खबर चलने के बाद मंत्री गणेश जोशी के निर्देश पर कोटद्वार के भूमि संरक्षण अधिकारी अरविंद भट्ट को सस्पेंड कर दिया गया है। कृषि सचिव ने बुधवार को सस्पेंशन का ऑर्डर जारी किया। न्यूज 18 ने मंगलवार को खबर दिखाई थी कि कैसे पौड़ी जिले में किसानों को मिलने वाली खाद बर्बाद हो रही है और मुख्य कृषि अधिकारी से लेकर ब्लॉक लेवल के अफसर लापरवाह बने हुए हैं। कार्रवाई के बाद मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि अफसर और कर्मचारी इस बात को जान लें कि जो सरकारी पैसे की बर्बादी करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। तुरंत अपने डीजी को घोषित किया कि तुरंत इसकी जांच कर इस व्यक्ति को निलंबित किया जाए और आज हमने उसका निलंबन कर दिया है। यह और लोगों के लिए एक नजीर है कि इससे सीखें कि सरकारी धन का दुरुपयोग न हो, क्योंकि भारत सरकार द्वारा जिस योजना के तहत ये धनराशि आवंटित की गई थी और वो खाद किसानों तक पहुंचनी थी, वो खाद वहां पर न पहुंचकर रास्ते में डाली गई। राज्य में हुए उद्यान घोटाले पर हाईकोर्ट में आज सरकार की सीलबंद रिपोर्ट खुल गई। कोर्ट ने सरकार की रिपोर्ट पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि इसका ट्रांसलेशन कॉपी 1 हफ्ते के भीतर पेश किया जाए। वहीं कोर्ट अब इस मामले पर 13 सितंबर को सुनवाई करेगी। हालांकि सरकार इस मामले में एसआईटी जांच की बात कह रही है, लेकिन हाईकोर्ट कई राज्यों से मामला जुड़ा होने के चलते इसकी सीबीआई से जांच की बात कह रहा है। आपको बता दें कि राज्य के उद्यान विभाग में करोड़ों का घोटाला हुआ है, जिसमें फल बागान लगाने के नाम पर करोड़ों का खेल हुआ है। विधानसभा सत्र के दूसरे दिन आज शाम को 11,321 करोड़ का सप्लीमेंट बजट पेश किया गया। हालांकि इससे पहले 13 महत्वपूर्ण विधेयक सदन के पटल पर रखे गए। इनमें पहला महत्वपूर्ण विधेयक उत्तराखंड शहीद आश्रित अनुग्रह अनुदान संशोधन बिल भी शामिल है, जिसके तहत सैनिक के शहीद होने पर आश्रितों को मिलने वाली 10 लाख की धनराशि के आवंटन के नियम बना दिए गए।
इसमें शहीद की पत्नी को 60%, बाकी 40% राशि शहीद के माता पिता को दी जाएगी। माता पिता के जीवित नहीं होने पर पूरी राशि पत्नी को दी जाएगी। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी और उनके आश्रितों को राजकीय सेवा में आरक्षण विधेयक भी टेबल किया गया है। इसके तहत एक आश्रित को लोक सेवा आयोग के बाहर ग्रुप सी और डी के पदों में सीधी भर्ती में 10% क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा। आश्रित सदस्यों में आंदोलनकारी की पत्नी, पति, बेटा, अविवाहित बेटी या विधवा बेटी को माना जाएगा। अब गुरुवार को जन्माष्टमी के चलते अवकाश रहेगा। 8 सितंबर को एक बार फिर सदन की कार्यवाही शुरू होगी और इसी दिन सप्लीमेंट्री बजट पर मुहर लगाने के साथ ही मॉनसून सेशन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया जाएगा। अनुपूरक बजट जिसको आज प्रस्तुत किया गया, ये राजस्व में 3530 करोड़, पूंजीगत में 7791 करोड़, कुल मिला के 11,321 करोड़ का अनुपूरक बजट आज प्रस्तुत हुआ। इसके अलावा विधानसभा सत्र के दूसरे दिन बुधवार को सदन में साल 2022 की कैग रिपोर्ट भी पेश की गई, जिसमें कहा गया कि राज्य सरकार ने घाटे में चल रहे ऊर्जा वितरण कंपनियों, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वित्त निगम, सहकारी चीनी मिल जैसे घाटे में चल रही करीब 17 कंपनियों को उबारने के लिए उनमें निवेश किया, लेकिन ये घाटे का सौदा साबित हुआ। सरकार ने इनमें करीब 3,818 करोड़ रुपए का निवेश किया। बदले में सरकार को महज 35 करोड़ रुपए ही वापस मिल पाए। कैग ने विभागों द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा नहीं कराने पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। सार्वजनिक उपक्रमों पर कैग ने लिखा है कि प्रदेश में 32 सार्वजनिक उपक्रमों में से 9 उपक्रम निष्क्रिय पड़े हुए हैं। कैग ने पीडब्ल्यूडी की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े किए और कहा कि 31 मार्च 2022 तक 509 करोड़ के 75 ऐसे प्रोजेक्ट थे जिनका काम तय समय पर पूरा नहीं हो पाया। कैग ने लिखा कि अगर काम ऐसे ही चलता रहा तो प्रोजेक्ट की लागत कई गुना बढ़ सकती है। उत्तराखंड का खेल विभाग हाल सुधरने के भले ही लाख दावे करे, लेकिन हालत बेहद खराब है। बुधवार को विधानसभा में सवाल आया कि साल 2010 में करीब 57 करोड़ में बना आइस हॉकी रिंग क्यों बंद है, तो पता चला कि 2012 से अब तक आइस हॉकी रिंग का मामला कभी कोर्ट में पेंडिंग रहा। वहीं कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि यही हाल लालकुआं में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का भी है, जबकि संसदीय कार्य मंत्री का कहना है कि विपक्ष के सभी सवालों के जवाब दिए गए। कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि उसके कार्यकाल में बने स्टेडियम इस समय बर्बाद हो गए हैं। खेलकूद प्रतियोगिताएं की कितना खर्च हुआ कोई जानकारी नहीं है। और संसदीय कार्य मंत्री कहते हैं कि हम 350 करोड़ का बजट था, तो 350 करोड़ का बजट गया कहाँ? मूल प्रश्न था, उसका भी जवाब वहां पे दिया गया। और जो उन्होंने कहा कि वहां किस स्तर के खेल हुए, मैंने बताया कि जिला स्तरीय 3, राष्ट्रीय स्तरीय 1 और राज्य स्तरीय 1, यानी कि ये प्रतियोगिता वहां संपन्न हुई। आज भी वहां प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं। देहरादून में सिंगटाली पुल की मांग को लेकर कई गांव के लोग सड़क पर उतर आए। सिंगटाली संघर्ष समिति ने पुल की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने वालों का ये कहना था कि 2006 में पुल स्वीकृत हुआ था, लेकिन आज तक पुल बन नहीं पाया। टिहरी जिले के कोडियाला और पौड़ी जिले के यमकेश्वर को जोड़ने वाला सिंगटाली पुल शासनादेश जारी होने के बावजूद आज तक बन नहीं पाया। कांग्रेस के सीएम रहे नारायण दत्त तिवारी की सरकार में आदेश जारी हुआ था, जिसके लिए 16 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति भी मिली थी। बाद में भुवन चंद्र खंडूरी ने सीएम रहते योजना का भूमि पूजन भी किया था, लेकिन पुल आज भी तैयार नहीं हुआ। इस पुल से प्रदेश के 2 मंडल कुमाऊं और गढ़वाल मंडल आपस में जुड़ते हैं। हमारे जितने भी 15 ब्लॉक पौड़ी जिले में हैं, वो 15 के 15 ब्लॉक उससे जोड़े जाते हैं। और हमारे ढांगू विकास द्वारीखाल ब्लॉक हमारा ब्लॉक है, यमकेश्वर ब्लॉक है और दुगड्डा ब्लॉक है, इधर लैंसडॉन है, पौड़ी है। सारा जो पौड़ी जिला है सारा इससे टच था। लेकिन जिस तरह के हमारे साथ खिलावा किया जा रहा है, हम लोग सब एक होके आज देख रहे होंगे कितना जन सैलाब है।
देहरादून में उपनल कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर बुधवार को मोर्चा खोला। प्रदेश भर से आए सैकड़ों की संख्या में उपनल कर्मियों ने विधानसभा घेराव की कोशिश की, लेकिन रिस्पना पुल से पहले मौजूद भारी पुलिस बल ने प्रदर्शनकारियों को बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। रोके जाने से नाराज आक्रोशित उपनल कर्मचारी सड़क पर ही धरने पर बैठ गए और एक सभा का आयोजन किया। उन्होंने कहा कि अपनी विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए शासन स्तर पर बार बार अनुरोध किया गया, लेकिन कर्मचारियों की समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए दिशा निर्देशों का पालन करें। इसके अलावा कोविड कर्मचारियों ने भी अपनी मांगों को लेकर विधानसभा कूच करने की कोशिश की। विधानसभा सत्र चलने की वजह से आसपास के इलाके में धारा 144 लागू है। उसके बावजूद बड़ी संख्या में कोविड कर्मचारियों ने विधानसभा कूच करने की कोशिश की। कर्मचारियों का कहना है कि राज्य के 13 जिलों में 1662 कर्मचारियों की आउटसोर्स के माध्यम से नियुक्ति हुई थी, जिन्होंने कोविड महामारी में अपनी सेवाएं दी, जिसके बाद सभी की सेवाओं को समाप्त कर दिया गया, जिससे उनका भविष्य अब अंधकार में है। इनकी मांग है कि सभी को स्वास्थ्य विभाग में समायोजित किया जाए। G20 समिट से पहले moneycontrol.com को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में पीएम मोदी ने G20 को लोकतांत्रिक बनाने के पीछे तर्क देते हुए कहा कि गुजरात का सीएम बनने के बाद मेरा जीवन सार्वजनिक है। कई दशकों तक मैंने अराजनीतिक और राजनीतिक भूमिकाएं निभाई थी। वहीं पीएम मोदी के इंटरव्यू पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी का नेतृत्व करिश्माई है और पीएम मोदी के नेतृत्व में देश लगातार आगे बढ़ रहा है। वहीं G20 के कार्यक्रम को लेकर सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड में भी G20 के कार्यक्रम हुए। इस दौरान विदेशी मेहमानों ने उत्तराखंड को नजदीक से देखा है। उत्तराखंड में हुए कार्यक्रम को लेकर सीएम ने पीएम मोदी का आभार भी जताया। देखिए, निश्चित रूप से पूरी दुनिया ने G20 के आयोजन में पूरे देश का सामर्थ्य देखा है। पहले के समय में इस प्रकार के जो आयोजन होते थे, वो आयोजन एक दो बड़े शहरों में होकर खत्म हो जाया करते थे, लेकिन इस प्रकार जो माननीय प्रधानमंत्री जी की मोदी जी की अध्यक्षता में G20 की जो अध्यक्षता हमारे देश को मिली है, उसमें पूरे देश का सामर्थ्य दुनिया ने देखा है और कोने कोने में ये कार्यक्रम आयोजित हुए हैं। उत्तराखंड के अंदर भी हमारे यहाँ एक नहीं, दो नहीं, तीन सबमिट, तीन बैठकें उत्तराखंड के अंदर इसकी हुई हैं। रामनगर में हुई है, ऋषिकेश नरेंद्र नगर में हुई हैं और दुनिया के जो मेहमान थे, G20 के आए हुए वैज्ञानिक थे, विभिन्न सेक्टरों के विशेषज्ञ थे, उन्होंने उत्तराखंड को भी नजदीक से देखा। हमारी संस्कृति, हमारे यहाँ का सामर्थ्य, हमारे यहाँ का मातृ सशक्तिकरण के क्षेत्र में काम, अन्य क्षेत्रों में काम, हमारी उत्तराखंड की संस्कृति पूरी दुनिया के अंदर गई है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का दिल से अभिनंदन करना चाहता हूं। हालांकि पीएम मोदी के इंटरव्यू पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि जनता महंगाई से परेशान है, मिडिल क्लास गरीब लोग महंगाई की मार झेल रहे हैं। ऐसे में यह कहना गलत है कि दूसरे देशों के मुकाबले भारत में महंगाई कम है। वहीं सबका साथ सबका विकास पर कहा कि आज समाज बिखर रहा है, लोगों के मन में नफरत फैल रही है। रोजमर्रा की जरूरतें हैं, उसके दाम आसमान को छू रहे हैं और ये कहना हास्यास्पद होगा कि महंगाई की दरें अन्य देशों के मुकाबले कम है। समाज बिखराव की ओर है, देश बिखर रहा है, जो सामाजिक समानता थी वो ध्वस्त हो रही है और भाईचारा भी खत्म हो रहा है। देहरादून में पुलिस जवानों की तत्परता से एक बड़ा हादसा टल गया। दरअसल रिस्पना पुल के पास एक ट्रक के आगे अचानक बाइक सवार आ गया। बाइक में 3 लोग सवार थे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं साफ कि बाइक सवार 3 लोगों की जान बमुश्किल बची है। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी अलर्ट थे और जैसे ही ट्रक के आगे बाइक आई तो पुलिस वालों ने ट्रक को रुकने का इशारा किया और ट्रक ड्राइवर ने फौरन ट्रक को रोक दिया, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां बड़ा हादसा होते होते टल गया। कुछ बाइक सवार
गुजर रहे थे ट्रक के सामने से और पुलिस की तत्परता से ही यह संभव हो पाया। पुलिस ने हाथ से इशारा किया रुकने का, ट्रक ड्राइवर ने भी ब्रेक लगाया, जिसके बाद सामने जो 3 लोग आप देख रहे हैं बाइक सवार, वो बच गए। और चलिए तेज रफ्तार के साथ देखते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरें। ऋषिकेश में राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क के अंदर आने वाले टाट बाबा की कुटिया तोड़े जाने पर टाट वाले बाबा शंकरदास ने मामला दर्ज कराया। रामनगर में तराई पश्चिमी वन प्रभाग ने ज्वाला वन से अतिक्रमण हटाने को लेकर नोटिस जारी किया। यहां अतिक्रमणकारी नोटिस का जवाब देने अपने वकील के साथ पहुंचे। टिहरी में अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर एबीवीपी छात्र ने नई टिहरी पीजी कॉलेज की छत पर चढ़कर प्रदर्शन किया। कॉलेज प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी। दिल्ली में G20 की मीटिंग के लिए 8 से 10 सितंबर तक छुट्टी है। ऐसे में दिल्ली एनसीआर का टूरिस्ट उत्तराखंड का रुख कर सकता है, जिसके लिए पुलिस अलर्ट मोड पर है। उत्तरकाशी के भंगेली और सुनगर गांव में चौलाई के फसल पर कीट लगने से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। चौलाई की फसल तैयार होने में सिर्फ 1 महीने का समय बचा था। अल्मोड़ा में डीएम ने सीएम हेल्पलाइन में शिकायतों की समीक्षा की और सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि तत्काल शिकायत का निस्तारण किया जाए। अल्मोड़ा में स्वास्थ्य विभाग को द हंस फाउंडेशन ने 8 एम्बुलेंस दी है, जो पूरे 11 ब्लॉकों में जाकर लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं देंगे। पहाड़ों में मौसम साफ होने पर 4 धाम यात्रियों की संख्या बढ़ रही है। केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा हुआ। अल्मोड़ा में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है। कई जगहों पर रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। हरिद्वार में पुलिस ने राहगीरों से मोबाइल फोन झपटने वाले 2 स्नैचरों को पकड़ा। पुलिस ने इनके पास से 13 मोबाइल, 1 बाइक भी बरामद की। देहरादून शिक्षा निदेशालय में रोजगार समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षकों को सीएम ने नियुक्ति पत्र दिए हैं। 140 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सीएम धामी ने दिए हैं, जिसमें से गढ़वाल मंडल के, जिसमें स्नातक वेतन क्रम में चिन्हित 72 और कुमाऊं मंडल के 68 नवनियुक्त शिक्षक थे। नवनियुक्त शिक्षक पत्र पाने के बाद बहुत खुश नजर आए। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कहा, हमारी सरकार नकल विरोधी अध्यादेश लाई है और हमारा संकल्प है कि प्रदेश में सभी विभागों में रिक्त पड़े पदों को भरा जाए। प्रदीप मणि यादव कि जितने भी सरकारी पद यहाँ भी खाली हैं, उन सबको अध्याचन के रूप में निकालें, उन सबकी विज्ञप्ति जारी करें और कैलेंडर के अनुरूप निष्पक्ष रूप से सभी को सेवा का अवसर मिले, चयन होने का अवसर मिले। इसी क्रम में हम नकल का अध्यादेश भी लाए थे और आज नकल के अध्यादेश का परिणाम है कि प्रतिभागी जो एक परीक्षा में भाग ले रहे हैं, एक में पास हो रहे हैं, वो 3-3, 4-4 परीक्षाओं में लगातार उत्तीर्ण हो रहे हैं। उनके अंदर एक विश्वास जागृत हुआ है। मैं सभी से कहना चाहता हूँ कि अपनी तैयारियाँ अच्छे मन से करें। उधर से गढ़वाल में मेरा सिलेक्शन हुआ है। चमोली में मुझे नई नियुक्ति मिली हुई है। मैं इसे पाकर बहुत खुश हुआ हूँ। मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगा सरकार का, मुख्यमंत्री का, और मैं पूरे डिटर्मिनेशन के साथ बच्चों को पढ़ाऊंगा। बहुत खुशी है। 2 सालों के बाद इतना इंतजार करने के बाद आज हम लोग को ये मिला है, तो बहुत खुश है, बहुत ज़्यादा ही खुश है। और सबसे बढ़िया बात है अपने गढ़वाल मंडल में। देहरादून विधानसभा में संसदीय कार्य मंत्री ने बयान दिया, वर्तमान सरकार ने अभी तक 6,586 पदों पर नियुक्ति की है। लोक सेवा आयोग के माध्यम से 2,718 पदों पर भर्तियां हुई हैं। यूके SSSC के माध्यम से 2,522 पदों पर नियुक्तियां हुई हैं। इसके साथ ही चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड ने 1,246 पदों पर भर्ती की है। इसके अलावा 13,136 पदों पर भर्ती प्रक्रिया फिलहाल जारी है। पतंजलि योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण ने 2 अनाम और अनारोहित पर्वत चोटियों का आरोहण किया है। आचार्य बालकृष्ण ने इनमें से एक शिखर का नाम
कैलाश शिखर और दूसरे का नाम नंदी शिखर रखा है। आपको बता दें कि नेहरू पर्वतारोहण संस्था के प्रिंसिपल की टीम और पतंजलि की टीम 2 दलों में अलग अलग पर्वत और नंदी पर्वत पहुंची। ये टीम श्रीकंठ पर्वत और हर्षिल हॉर्न पीक 2 के बीच में स्थित पर्वत चोटी पर पहुंची, जिसकी ऊंचाई 17,500 फीट है। माना जाता है कि यहां से साक्षात ओम के दर्शन होते हैं। वहीं दूसरी टीम नंदी की आकृति वाले हिम शिखर पहुंची, जिसकी ऊंचाई 16,500 फीट है। ये दोनों ही हिम शिखरों के अभी तक कोई नाम नहीं थे, जिसके बाद आचार्य बालकृष्ण ने जहां से ओम के दर्शन होते हैं उसका नाम कैलाश शिखर, जबकि नंदी की आकृति वाले शिखर का नाम नंदी शिखर रखा है। तो दोनों ही पर्वतों के नाम रख दिए गए हैं। कैलाश और नंदी नाम के 2 नए शिखर अब दिखाई देंगे। हालांकि पहले से ही ये पर्वत यहां पर थे, लेकिन इनका नाम नहीं रखा गया था। आचार्य बालकृष्ण ने दोनों के नाम रख दिए हैं। यार रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।